तो हेलो गाइज, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो गाइज आज से हमारा बिल्कुल ये टॉपिक स्टार्ट हो चुका है। जैसे हमने पहले आपको इन्फॉर्मेशन दिया था, आपको पहले ही हमने सूचित कर दिया था कि हमारा ये सेशन 2 महीने का अर्थात 60 दिन का लगातार होने वाला है और हर दिन यह 9 बजे शाम को होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हमारा जो टॉपिक है बिल्कुल यूनिट फर्स्ट है, डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। अब इसमें जो है द लिविंग वर्ड स्टार्ट कर रहे हैं और आज हम बिल्कुल देख रहे हैं आप हमारा थंबनेल की एक ही लेक्चर में संपूर्ण समाधान थियरी क्लास विथ की पॉइंट्स, एक महत्वपूर्ण कुंजी बिंदु के साथ में, और इसके साथ साथ प्रैक्टिस सेट। पहले थोड़ा सा थियरी चलते हैं हम लेकर के बिल्कुल सरसरी तरीके से, उसके बाद हम प्रैक्टिस सेशन के क्वेश्चन लेकर के चलते हैं। आप हमारे साथ बने रहिए, बिल्कुल हम ये सेशन स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के ये क्लास, ठीक है। तो गाइस सबसे पहले हम लोग देखेंगे थोड़ा सा महत्वपूर्ण जो बिंदु हैं उनके बारे में देखेंगे, उसके बाद हम प्रैक्टिस सेशन के बारे में बात करेंगे। तो चलिए सेशन को थोड़ा सा शेयर करिए, संख्या थोड़ा सा जोड़िए, थोड़ा सा हमारे अंदर भी एनर्जी आती है, संख्या ज़्यादा जुड़ जाती है तो ठीक है। देखिए यहाँ पर व्हाट इज लिविंग, सबसे पहले यहाँ पर बात, अब यहाँ स्टार्टिंग से चल रहे हैं। व्हाट इज लिविंग, ठीक है। सजीव क्या है, सजीव क्या है, यहाँ पहली बात है। तो देखिए यहाँ सजीव के लिए मैं बात करूँ, 3 पॉइंट्स हमारे पास हैं। पहला जो पॉइंट्स है वो क्या है, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रो। सभी जीवित जीवधारी क्या करते हैं, वृद्धि करते हैं। सभी जीवधारियों में वृद्धि होती है, पहला ये कैरेक्टर है, ठीक है। दूसरा की पॉइंट्स क्या है कि रिप्रोडक्शन लाइकवाइज इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। और सभी जीवित जीवधारियों का एक मुख्य कैरेक्टर यह भी है कि उनमें जनन की प्रक्रिया देखने को मिलती है। सभी सजीवों में अगर जनन की प्रक्रिया हो रही तो सजीव हैं, ठीक है, ऐसा। और अगली बात यह कि अनदर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लाइफ इज मेटाबॉलिज्म। अब यहाँ जीवन की एक दूसरी महत्वपूर्ण जो कैरेक्टर है, एक दूसरा महत्वपूर्ण लक्षण है जीवन का, कि अर्थात उसमें जो है मेटाबॉलिक की प्रोसेस होती है, अर्थात उपापचयी क्रियाएं उसमें होती हैं। अब इनके संदर्भ में वैसे तो और सारी बातें हैं कि सजीव क्या है, जिसमें श्वसन, पाचन, उत्सर्जन, जनन और वृद्धि, ये सभी क्रियाएं हो और उनमें उसका विभाजन की प्रक्रिया हो, उसे क्या कहते हैं, सजीव कहते हैं, ऐसा आप जानते हैं। अब यहाँ पर एनसीईआरटी पैटर्न के अनुसार हम लेकर के चल रहे हैं। ये तीनों की पॉइंट आपके कहाँ से लिए गए हैं, एनसीईआरटी से लिए गए हैं। और टोटल जो बेड चल रहा है, हमारा जो आधार हम लेकर रखे हैं, वो हमारा उसका आधार क्या है, एनसीईआरटी आधार है, ठीक है। अब इसके संबंध में देखिए, सभी जीवों में मैंने बताया कि क्या होती है, वृद्धि होती है, ग्रो करते हैं, और उनमें जनन भी एक विशेष उसका एक कैरेक्टर है, और उसमें मेटाबॉलिज्म भी, उपापचयी क्रियाएं भी उसका एक कैरेक्टर है। लेकिन इसमें से स्पेसिफिक कैरेक्टर क्या है और किसको स्पेसिफिक नहीं माना गया है, उसके लिए थोड़ा हमारे पास बिंदु है। तो देखिए इन बिंदुओं को थोड़ा सा हम लोग देखते हैं कि आखिर वो कौन से बिंदु हैं। देखिए ये है महत्वपूर्ण बिंदु, अर्थात की पॉइंट्स यहाँ पर हमने दर्शाया है। की पॉइंट्स गाइस आप सबके लिए देख लीजिए जरा, बिल्कुल टोटल, और इनको आप हो सके तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या स्क्रीनशॉट तो हम कहेंगे ना लीजिए, बिल्कुल पेन और कॉपी लेकर के बैठिए, मेहनत करिए, ठीक है। आजकल तो ऐसे बहुत सारे लोग चल रहे हैं। पहला पॉइंट्स ये कि वृद्धि को जीवों का एक विशिष्ट गुण नहीं मान सकते हैं। देख लीजिए, वृद्धि को यानी जीवों का एक विशिष्ट गुण नहीं मान सकते। क्यों नहीं मान सकते जीवों को, क्योंकि आप जानते हैं कि जो पर्वत हैं, पर्वत उनमें भी धीरे धीरे ग्रो होने की प्रक्रिया देखी जाती है। जो चट्टान है उनमें भी ग्रो होने की प्रक्रिया देखी जाती है, ये आप जानते हैं। तो उस तरीके से सजीव और निर्जीव, पर्वत क्या है, निर्जीव जैसा है, लेकिन थोड़ा थोड़ा उसमें भी चट्टानें चलती हैं, ऊपर चलती रहती हैं। ये बिल्कुल एनसीईआरटी में उसके की पॉइंट्स मैंने बताया था। 2 किताबें आपको एनसीईआरटी के 11th और 12th, उन किताबों के ले लीजिए, वहां से भी आप थोड़ा सा चलते रहिए। देखिए अगला, उपापचयी प्रवर्धन क्रियाएं निरापवाद जीवन के विशिष्ट गुण के रूप में परिभाषित हैं। अब ये महत्वपूर्ण पॉइंट है एनसीईआरटी का, बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट, कि विशिष्ट गुण के रूप में परिभाषित कौन है, किसके लिए, यानी जीवन के लिए। जीवन के लिए विशिष्ट गुण के रूप में परिभाषित हैं उपापचयी प्रवर्धन क्रियाएं। उपापचयी प्रवर्धन क्रियाएं यानी मेटाबॉलिक जो एक्टिविटी है, ये निर्जीवों में मेटाबॉलिक एक्टिविटी देखने को नहीं मिलती है, ठीक है। श्वसन, पाचन, उत्सर्जन, जनन सब
अगला की पॉइंट्स क्या है कि शरीर का कोशिकीय संगठन जीवन स्वरूप का सुस्पष्ट अभिलक्षण है। ठीक है, अब अगर कोई जीव है उसका कोशिकीय संगठन, अर्थात आप जानते हैं कि जीव है तो उसका शरीर कोशिका से मिलकर बना है, तो अगर कोशिका है तो उसमें प्रोटोप्लाज्म है, जीव द्रव्य है, और हक्सले ने कहा है कि जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार है। तो ये इसका महत्वपूर्ण जो है सुस्पष्ट अभिलक्षण है। सुस्पष्ट अभिलक्षण है क्या? कोशिकीय संगठन। कोशिकीय संगठन जीवन स्वरूप का सुस्पष्ट अभिलक्षण है। अगला पॉइंट ये कि कवक लाखों अलैंगिक बीजाणुओं द्वारा गुणन करती हैं। ठीक है, स्पोर द्वारा गुणन मल्टीप्लिकेशन होता है। किसमें? फंजाई में होता है। मल्टीप्लिकेशन होता है किसके द्वारा? स्पोर्स के द्वारा। स्पोर द्वारा कवक धीरे धीरे क्या करते हैं? बढ़ते हैं, वृद्धि करते हैं। ये सब बिल्कुल की पॉइंट्स हैं गाइस, एकदम बिल्कुल की पॉइंट्स हैं, पूरा निकाल रखे हैं। अगला पॉइंट्स ये है कि ईस्ट व हाइड्रा में मुकुलन द्वारा जनन होता है। ये सब पॉइंट्स आप रखिए, यहीं से एनसीईआरटी से क्वेश्चन बन रहे हैं गाइस। ईस्ट और हाइड्रा में बडिंग द्वारा जनन होता है। ठीक है, बडिंग द्वारा एक आउट ग्रोथ निकलती है, ऐसे एक आउट ग्रोथ निकलती है, टूट जाती है, यहीं से नया जीव फिर से बन जाता है। अगला प्लेनेरिया अर्थात फ्लैट वर्म में वास्तविक पुनर्जनन होता है। देख लीजिए, फ्लैट वर्म में वास्तविक पुनर्जनन होता है। तो गाइस क्वेश्चन आ सकता है कि वास्तविक पुनर्जनन किस में होता है? तो किन में? प्लेनेरिया में अर्थात फ्लैट वर्म में होता है। अगला पॉइंट्स क्या है कि फंजाई और अगला क्या है? फिलामेंटस एल्गी। फंजाई और फिलामेंटस एल्गी तंतुवत शैवाल और मॉस इसका प्रथम तंतु, फर्स्ट फिलामेंट, सभी विखंडन विधि द्वारा गुणन करते हैं। यानी फंजाई और फिलामेंटस जो एल्गी होती है और मॉस का प्रथम तंतु, इनमें विखंडन विधि द्वारा गुणन होता है, मल्टीप्लिकेशन होता है। तो ये की पॉइंट्स रहे। अगले जो बिंदु हैं उनकी तरफ हम बढ़ते हैं, बिल्कुल उनकी तरफ बढ़ते हैं। ये देखिए अगले की पॉइंट्स क्या हैं, और बिल्कुल की पॉइंट्स के साथ साथ मजेदार पॉइंट्स भी हैं आज हमारे इस लेक्चर में, और प्रैक्टिस सेशन भी है गाइस, प्रैक्टिस सेशन भी है। तो बिल्कुल आज के इस सेशन को हमारे देखिए, पूरा देखिए। ठीक है, और भागने का प्रयास नहीं गाइस। ठीक है, देखो अगर पढ़ना है तो आपको समय तो देना ही है। ठीक है, समय तो देना ही है। अब देखिए यहाँ पर अब तक की ज्ञात तथा वर्णित स्पीसीज की संख्या, अब तक की पूरे, देखिए जब पूरे ब्रह्मांड में इतने ढेर सारे सजीव आ गए कि उनको ये हुआ कि अब इनका जो है इनका अध्ययन करना बहुत कठिन हो गया, तो उनके लिए क्लासिफिकेशन किया गया। क्लासिफिकेशन उनका वर्गीकरण किया गया, उनमें समानता और असमानता के आधार पर जिन जीवों में समानता देखी गई उनको एक वर्ग में रख दिया, जिनमें समानता नहीं देखी गई उसको अलग ग्रुप में रखा गया। तो इस तरीके से पूरी स्पीसीज जितनी हैं उनकी जो स्पीसीज हैं ज्ञात और वर्णित स्पीसीज संख्या लगभग कितनी है? 1.7 मिलियन से लेकर 1.8 मिलियन तक हो सकती है। ठीक है, अर्थात 1 मिलियन बराबर 10 लाख, तो 17 लाख से 18 लाख, 17 लाख से 18 लाख मिलियन तक, सॉरी 17 लाख से 18 लाख तक हो सकती है। किसकी संख्या? ज्ञात और वर्णित स्पीसीज की संख्या। अब ये क्वेश्चन बनते हैं गाइस। ICBN इसका पूरा नाम इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नॉमेनक्लेचर, और ICZN इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर, इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। देखिए ये क्यों आए? क्योंकि मैं आपको बता दूं इतने ढेर सारे पौधे हैं, इतने ढेर सारे एनिमल हैं, और कोई जैसे अपने इंडिया में है या कोई दूसरे विदेश में है, मान लो इंडिया में ही नेपाल में अलग है और उत्तर प्रदेश में अलग है और हरियाणा में अलग है, तो हर जगह जो प्लांट्स पाए जा रहे हैं उनके लोकल नाम अलग अलग कर दिए जाते हैं, और जंतुओं के भी कुछ लोकल नाम अपने अनुसार रख लेते हैं लोग, तो ये थोड़ा सा उसको पहचानना मुश्किल हो जाता है। इसलिए ये क्या है कि ICBN, ये इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटेनिकल नॉमेनक्लेचर, इसके अंतर्गत पौधों का एक नेम रखा गया जो अपने देश में या विदेश में, दूसरे देश में, सब जगह जो है वही नाम रहे। जैसे आम है, आम तो ये लोकल नाम यहाँ से रख रहे हैं। अब आम का जो वैज्ञानिक नाम है एक है ICBN के अनुसार, उसका नाम है मैंगीफेरा इंडिका। मैंगीफेरा इंडिका इंडिया में भी आम का नाम है और अमेरिका में भी है, और अमेरिका, USA, इंग्लैंड, जर्मनी, जापान, हर जगह जो है, चाइना, हर जगह है, क्या है उसका मैंगीफेरा इंडिका ही नाम है। तो इस तरीके से ये प्लांट्स के लिए है, प्लांट्स के लिए इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटेनिकल नॉमेनक्लेचर, और ये जंतुओं के नाम के लिए है इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। ठीक है, जूलॉजिकल जैसे होमोसैपियंस मानव का, ठीक है, नाम है। अब यहाँ पर चलते हैं द्विनाम
पद्धति देखिए, लिनियस ने क्या किया कि ये सबसे पहले दिया नामकरण की एक पद्धति जिसे कहते हैं बायोनोमियल नोमेनक्लेचर, लिनियस द्वारा दिया गया था, ठीक है। और इसके द्वारा बायोनोमियल नोमेनक्लेचर क्या कहता है कि प्रत्येक जीव के दो नाम होते हैं, प्रत्येक जीव के दो नाम होते हैं। अब राहुल द्रविड़ सचिन तेंदुलकर को मत समझ लेना, यहां मैं आपको बता रहा हूं ये नहीं समझ लेना कि सचिन तेंदुलकर, सचिन जेनेरिक नेम हो गया, तेंदुलकर स्पेसिफिक नेम हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। विराट कोहली, ऐसा कुछ नहीं है। तो यहां देखिए ये कहता है जो नाम पद्धति, प्रत्येक जीव के दो नाम होते हैं। एक पहला जो नाम होता है वो जेनेरिक नाम होता है, ठीक है, वंश को जो प्रदर्शित करता है। दूसरा स्पेसिफिक नेम अर्थात जो जाति को प्रदर्शित करता है। जेनेरिक नेम रिप्रेजेंट्स जेनेरा और स्पेसिफिक नेम रिप्रेजेंट्स स्पीसीज। जैसे अब यहां एग्जांपल के रूप में क्या है गाइस, जैसे मैंगो का नाम है तो मैंगीफेरा इंडिका, मैंगीफेरा इंडिका, इसकी भी कुछ विशेष बातें हैं। जैसे इनका नाम जब लिखा जाता है तो इनका नाम जो है लेकिन लैटिन वर्ड है, और हमेशा जो जीनस होता है इसका फर्स्ट जो लेटर होता है कैपिटल लेटर होता है, और स्पीसीज का पहला लेटर वो स्मॉल लेटर होता है। इंडिका जैसे है तो स्मॉल आई से स्टार्ट हुआ, और मस्ट बी अंडरलाइन, इसके नीचे क्या किया जाता है, अंडरलाइन किया जाता है गाइस, जैसे आप देख रहे हैं अंडरलाइन कर दिया जाता है, या तो प्रिंट किया जाता है तो तिरछे अक्षर में, इटैलिक अर्थात टेढ़े अक्षरों में लिखा जाता है, ठीक है, तिरछे अक्षरों में। तो ये द्विनामकरण पद्धति से संबंधित, उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा, और ये फुल फॉर्म आप जरूर ध्यान रखिएगा। और गाइस और इसकी विशेषता क्या है उसकी तरफ भी चलते हैं। देखिए बिल्कुल, अब यहां पर जैसे देखिए, अब यहां पर ध्यान दीजिए कि लिनियस की एक बुक है सिस्टेमा नेचुरी, इसको भी जरा ध्यान रखिएगा, सिस्टेमा नेचुरी को, लिनियस की जो बुक है सिस्टेमा नेचुरी, मोस्ट इंपॉर्टेंट। लिनियस गेव बायोनोमियल नोमेनक्लेचर, ये तो मैंने पहले बताया, द्विनामकरण पद्धति किसने दिया, लिनियस ने दिया। आगे चलते हैं गाइस, आगे चलते हैं, देख लीजिए बिल्कुल सिस्टम से चल रहे हैं। थोड़ा सा लोगों को आप लोग जोड़िए, शेयर करिए तो मजा आ जाए, हर दिन इसी तरीके से क्लास आपको मिल ले ताकि, ठीक है। देखिए टैक्सोनॉमिक क्लासिफिकेशन ऑफ ह्यूमन। अब ह्यूमन, अगर आप बायोलॉजी पढ़ रहे हो गाइस, किसी ने अगर ह्यूमन का टैक्सोनॉमिक का क्लासिफिकेशन पूछ लिया, आपको नहीं आ रहा है, तब समझ लीजिए कि चुल्लू भर पानी में डूब के मरो, ठीक है। तैयारी करना सब व्यर्थ है, बेकार है। अगर ये नहीं आपको आ रहा है, ये क्लासिफिकेशन का एक बिल्कुल पदानुक्रम, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप कैसे क्लासिफिकेशन करते हैं, तो भी आप समझ लो तैयारी करना बंद कर दो। ये मैं आपको गाइस बता रहा हूं, इतना तो करना पड़ेगा, कोई घोल के पिलाएगा नहीं कि भैया लो 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 पी लो पी लो पी लो, इस तरीके से नहीं हो सकता। तो ये भी देखिए मानव का जो क्लासिफिकेशन है, अब देख लो जरा, इसको देखो जरा, यहां पर ये क्लासिफिकेशन, किंगडम पहले नंबर पे, फिर फाइलम, फिर क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज। किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज, बिल्कुल ये भी सीक्वेंस भी पूछ लिया जाता है, सीक्वेंस पूछ लिया जाता है एग्जाम में। तो गाइज मैं आपको बता दूं, इसके लिए फार्मूला मैंने आपको बताया था, कैसे याद होगा, ऐसे याद रखो, ऐसे याद रखो कि एक राजा थे, ठीक है, एक राजा थे, किंग। किंग मतलब क्या होता है गाइज, किंग मतलब होता है राजा, किंग मतलब राजा। एक किंग थे, राजा थे, और वो समझ लो कि एक फाइल लिए जिनमें सब नोट वोट होता है। एक राजा थे और एक फाइल लिए, फाइल का मतलब फाइल, और क्लास में आ गए। कहाँ आ गए, क्लास में आ गए। गाइज इसको ध्यान रखिएगा जरा, जैसे मैं बता रहा हूं, एक किंग थे और उन्होंने अपनी फाइल लिया और क्लास में आ गए, हम लोगों के क्लास में आ गए, ठीक है। किंग थे, फाइल लिया और हम लोगों के क्लास में आए, और क्लास में आकर ऑर्डर दिए। क्या ऑर्डर दिए, हम लोगों को, कि अपनी फैमिली को जीएस पढ़ाओ। एक किंग थे और वो जो है अपनी फाइल लेकर हम लोगों के क्लास में आए और हम लोगों को ऑर्डर दिए कि अपनी फैमिली को जीएस पढ़ाओ। फैमिली को जीएस, जी फॉर जीनस, यस फॉर स्पीसीज। एक किंग थे, अपनी फाइल लिए, क्लास में आए, ऑर्डर दिए हम लोगों को कि अपनी फैमिली को जीएस पढ़ाओ। तो ये आपको याद हो जाएगा, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज, ठीक है। अब यहाँ देखिए किंगडम मनुष्य के लिए, किंगडम के इसमें आता है मनुष्य, एनिमेलिया में एनिमल है, हम लोग प्लांट प्लांट नहीं है। फाइलम क्या है, कॉर्डेटा है, जिसमें रीढ़ की हड्डी उड्डी होती है, समझ लो बिल्कुल खून ऊन है। और क्लास क्या है, मैमेलिया, अब जानते हो परम क्लास है ना, पीसीज और एम्फीबिया, रेप्टाइल्स, ये सभी जो है, तो इसका ये हम लोगों की क्लास क्या है, मैमेलिया। ऑर्डर क्या है, प्राइमेट्स, प्राइमेट्स में आते हैं ऑर्डर, ध्यान रखिएगा गाइस। और फैमिली क्या है, होमिनिडी,
होमिनिडी अर्थात हम लोग घरों में रहने वाले हैं, होमिनिडी ऐसा समझो। जीनस होमो और स्पीसीज सैम्पियंस। अब देखो ये तिरछे अक्षरों में है, ये कैपिटल लेटर से स्मॉल लेटर में, तो इसको आप गाइस जरूर ध्यान रखो, और इसको नहीं याद है तो बेकार है, चुल्लू भर पानी में डूब मरो, ठीक है, या भाग जाओ, केवल बकैती करो बस, ठीक है। कुछ लोग क्या करते हैं कि गाइस मेहनत नहीं करना चाहते आजकल, और सोचते हैं कि बस हमको सब कुछ मिल जाए और घोल के एकदम पिला दे। मेहनत तो करना पड़ेगा, मेहनत तो करना पड़ेगा, इतना आप नोट कर लो गाइस, ठीक है। बिना मेहनत का कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। कहा गया है मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती है भाई, कोशिश करने वाले की हार नहीं होती, मेहनत करने वालों की। अब यहाँ देखो हर्बेरियम, अब कुछ पॉइंट्स यहाँ पर हैं, जैसे हर्बेरियम है। हर्बेरियम क्या है आप जानते हो, हर्बेरियम आप लोगों ने बनाया भी होगा कि ड्राइड कलेक्शन ऑफ ड्राइड प्लांट, कलेक्शन ऑफ ड्राइड प्लांट यानी सूखे पौधों का कलेक्ट कर लेना, एक फाइल में प्रेस करके कंप्रेस कर देना, दबा देना, बाद में उसका आइडेंटिफिकेशन कर लेना, पहचान कर लेना, हर्बेरियम कहलाता है, आप जानते हो। तो देख लीजिए वनस्पति संग्रहालय में पौधों के एकत्र नमूनों को कागज की सीट पर सुखाकर दबाकर परिरक्षित करते हैं, इसी को क्या कहते हैं, हर्बेरियम कहते हैं। वनस्पति संग्रहालय में पौधों के एकत्र नमूनों को कागज की सीट पर सुखाकर दबाकर क्या करते हैं, उसको प्रिजर्व करते हैं, परिरक्षित करते हैं, उसे क्या कहते हैं, हर्बेरियम कहते हैं, ठीक है। देख लीजिए इंग्लिश में भी इसलिए मैंने लिख दिया, कई लोगों को बड़ी दिक्कत होती है। हर्बेरियम इज अ स्टोर हाउस ऑफ कलेक्टेड प्लांट स्पेसिमेंस दैट आर ड्राइड, प्रेस्ड एंड प्रिजर्व्ड ऑन सीड्स, ठीक है। तो आप जानते हैं हर्बेरियम के बारे में कि बिल्कुल हम जो है पौधों को कलेक्ट करके उसको सुखा करके सीट पर क्या करें, उससे प्रेस करके रख लें, दबा करके, ठीक है। अब यहां से भी क्वेश्चन आते हैं। अब अगला देखिए बोटेनिकल गार्डन। बोटेनिकल गार्डन के बारे में देखिए की पॉइंट्स हैं, 4 पॉइंट्स हैं। इन बोटेनिकल गार्डन में जीवित पौधों का संग्रहण होता है। बोटेनिकल गार्डन में किसका संग्रहण होता है गाइस, इसमें होता है जीवित पौधों का, जंतुओं का नहीं, ध्यान रखना, जीवित पौधों का संग्रहण होता है, कलेक्शन होता है, किसका, जीवित पौधों का। और दूसरा की पॉइंट्स क्या है, बोटेनिकल गार्डन। अब कुछ बोटेनिकल गार्डन के मैंने नाम बता दिए, कुछ बोटेनिकल गार्डन के नाम, जैसे बोटेनिकल गार्डन क्यू, ये कहाँ है, इंग्लैंड में, इसको ध्यान रखना, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट गाइस, ठीक है। बोटेनिकल गार्डन क्यू इंग्लैंड। और इंडियन बोटेनिकल गार्डन हावड़ा, अर्थात कहाँ, इंडिया में। और नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है, लखनऊ में है, इंडिया, ठीक है। ये ध्यान रखना, ये गाइस ये पूछ लेता है, जैसे नेशनल बोटेनिकल रिसर्च यानी NBRI, इसको क्या पूछेगा, NBRI, ये कहाँ स्थित है, NBRI का या पूरा नाम पूछ लेगा, IBG, ठीक है, ये कहाँ है, इसका पूरा नाम पूछ लेगा, ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। तो अगला देखिए, अगला क्या स्टेप है, अगले को भी समझते हैं, अभी प्रैक्टिस सेशन भी हमारा स्टार्ट होने वाला है गाइस, पहले सभी बिंदुओं को देख लें। म्यूजियम क्या है, म्यूजियम में 3 पॉइंट्स देख लीजिए, 3 पॉइंट्स क्या हैं म्यूजियम में। पहला पॉइंट, यह प्रायः शैक्षिक संस्थानों जैसे विद्यालय तथा कॉलेज में स्थापित किए जाते हैं। म्यूजियम प्रायः शैक्षिक संस्थानों जैसे विद्यालय तथा कॉलेज में स्थापित किए जाते हैं। दूसरी बात यह कि म्यूजियम में अध्ययन के लिए परिरक्षित पौधों तथा प्राणियों के नमूने होते हैं, मतलब उसमें कलेक्टेड होते हैं, प्रिजर्व होते हैं, परिरक्षित होते हैं। क्या क्या परिरक्षित होते हैं, पौधों तथा प्राणियों के नमूने, किसमें, म्यूजियम में। ढेर सारे म्यूजियम में जाएंगे आप देखेंगे तो वहाँ, अरे ये तो मम्मी उम्मी रखा है, इसमें ढेर सारा सब चीज रखा है, वहाँ प्रिजर्व कर दिया जाता है, ठीक है, किसमें, म्यूजियम में। और ये कहाँ स्थापित किए जाते हैं, विद्यालय और कॉलेजों में और शैक्षिक संस्थानों में। अगली खास बात, इनमें प्रायः प्राणियों के कंकाल भी रखे जाते हैं। प्राणियों के क्या रखे जाते हैं गाइस, कंकाल भी रखे जाते हैं, किसमें, म्यूजियम में। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको जरा नोट करिएगा। अगले बिंदु की तरफ बढ़ते हैं कि आखिर अगला पॉइंट क्या है, उसको भी देखते हैं। जूलॉजिकल पार्क के बारे में देखते हैं गाइस, जूलॉजिकल पार्क क्या है, इसको भी जरा ध्यान दीजिए। जूलॉजिकल पार्क, इनमें अधिकांशतः वन्य आवासीय जीवित प्राणी रखे जाते हैं। ये देख लीजिए, पॉइंट टू पॉइंट है गाइस, ठीक है। जूलॉजिकल पार्क में अब यहाँ पौधे तो होंगे नहीं, जीवित प्राणी रखे जाते हैं, आवासीय जीवित प्राणी, वन्य आवासीय जीवित प्राणी रखे जाते हैं, ठीक है, अधिकांशतः। इन उद्यानों को प्रायः चिड़ियाघर कहते हैं, अर्थात चिड़ियाघर को हम क्या कह सकते हैं गाइस, जूलॉजिकल पार्क है, जूलॉजिकल पार्क, ठीक है। इन्हें चिड़ियाघर भी कहा जाता है। तो आप चिड़ियाघर कह दिया तो आप साधारण सी बात, आप सभी चीजें आप जान रहे हैं कि क्या क्या रखा जाता है इसमें। अब कुछ की पॉइंट्स हैं, की पॉइंट क्या है, की किसे कहते हैं, इससे भी क्वेश्चन आ जाता है, की डायरेक्ट पूछा जाता है। कुंजी, की फॉर कुंजी,
कुंजी क्या है, यह भी क्वेश्चन आता है। इनका प्रयोग किनका, कुंजी का, इनका प्रयोग समानताओं तथा असमानताओं पर आधारित होकर पौधों तथा प्राणियों की पहचान में किया जाता है। किसका, की का, अर्थात कुंजी का। ठीक है, चलते हैं अगले पॉइंट्स की तरफ बढ़ते हैं गाइस। अगले पॉइंट की तरफ क्या है उसको भी देखते हैं। अब ये 3 महत्वपूर्ण पॉइंट्स ये भी है, इनको भी ध्यान रखिएगा गाइस, इनको भी ध्यान रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट हैं ये तीनों, बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट हैं। देख लीजिए, लार्जेस्ट बॉटेनिक गार्डन ऑफ वर्ल्ड, लार्जेस्ट बॉटेनिक गार्डन ऑफ वर्ल्ड, पूरे विश्व में सबसे बड़ा बॉटेनिक गार्डन कहाँ है, तो ये रॉयल बॉटेनिक गार्डन क्यू इंग्लैंड में है। रॉयल बॉटेनिक गार्डन क्यू कहाँ, इंग्लैंड का है। ठीक है, पहला पॉइंट हो गया, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है, लार्जेस्ट बॉटेनिक गार्डन ऑफ इंडिया, इंडिया में सबसे बड़ा बॉटेनिक गार्डन कहाँ है, तो इंडिया में सबसे बॉटेनिक गार्डन कहाँ है, इंडियन बॉटेनिक गार्डन शिवपुर, ये ध्यान रखना, इस नाम को ध्यान रखना गाइस। ठीक है, शिवपुर हावड़ा कोलकाता में है, अर्थात वेस्ट बंगाल। ठीक है, हावड़ा बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट गाइस। ठीक है, अगली बात, लार्जेस्ट हर्बेरियम ऑफ इंडिया, लार्जेस्ट हर्बेरियम ऑफ इंडिया, इसको ध्यान दीजिए। ठीक है, लार्जेस्ट हर्बेरियम ऑफ इंडिया कौन, सेंट्रल नेशनल हर्बेरियम CNH हावड़ा वेस्ट बंगाल विथ 2.5 मिलियन स्पेसिमेंस। ठीक है, ये इंडिया की मैं बात कर रहा हूँ गाइस, इंडिया की बात कर रहा हूँ, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। चलिए शुरू करते हैं अब फटाफट के अंदाज में प्रैक्टिस सेशन को, प्रैक्टिस सेशन स्टार्ट करते हैं गाइस। आप हमारे साथ बिल्कुल बनिए और प्रैक्टिस सेशन स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं प्रैक्टिस सेशन में। ठीक है, इसी तरीके से आपको हर टॉपिक से लेक्चर मिलने वाले हैं, देख लीजिए बिल्कुल। और थोड़ा सा जितने लोग हैं लाइक करिए, तब थोड़ा सा मजा आ जाएगा, इस मजा आ जाए। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहले क्वेश्चन को देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रमोट्स डाइवर्सिटी एमंग लिविंग थिंग्स। ठीक है, जीवित चीजों के बीच विविधता निम्नलिखित में से कौन प्रमोट करता है, निम्नलिखित में से जीवित चीजों के बीच विविधता को कौन प्रमोट करता है, इन चारों में से बताइए कौन प्रमोट करता है विविधता को लिविंग थिंग्स के बीच में। ठीक है, कह रहा क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रमोट करता है, कह रहा नेचुरल सिलेक्शन इन डिफरेंट इन्वायरमेंट कह रहा है। ठीक है, विभिन्न वातावरण में प्राकृतिक चयन कह रहा है, कह रहा इनहेरिटेंस फ्रॉम अ कॉमन एंसेस्टर। ठीक है, अगला कह रहा है होम्योस्टैटिक रेगुलेशन, ऐसा कह रहा है होम्योस्टैटिक रेगुलेशन। तो इसका सही जवाब क्या है गाइस, मैं बताता हूं इसका सही जवाब क्या है। इसका राइट आंसर है नेचुरल सिलेक्शन इन डिफरेंट इन्वायरमेंट इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है इसको भी देखते हैं। कह रहा है गिवन आर द डिफाइनिंग फीचर्स ऑफ लिविंग बीइंग। ठीक है, अर्थात सजीवों के जो है वो कैरेक्टर यानी जो परिभाषित किए जाते हैं, ऐसे कैरेक्टर सजीवों के जो परिभाषित करता है, किसको परिभाषित करता है, इनमें से देख लीजिए। कह रहा सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन परिभाषित करता है एक सजीव के कैरेक्टर को, एक सजीव के विशेषता को परिभाषित करता है, यानी सजीव की विशेषता को कौन परिभाषित करता है, इनमें से सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन कोष की संगठन ये तो परिभाषित ही करता है, अभी तो मैंने पहले ही बता दिया है, परिभाषित करता है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, कह रहा है कॉन्शियसनेस अर्थात चेतना परिभाषित करता है, भाई सजीव होगा तो उसमें चेतना भी जागृत होगी। कह रहा बोथ ए एंड बी, कह रहा नन ऑफ द अबव। तो बताइए इसका सही जवाब क्या है, तो इसका जो राइट आंसर है मैं आपको बता दूं गाइस, है बोथ ए एंड बी, दोनों, चेतना भी और कोष की संगठन भी इसका सही जवाब है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि आखिर क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, इसको भी देखते हैं। कह रहा द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज, कह रहा है जीवित जीवधारियों का मुख्य कैरेक्टर क्या है, जीवित जीवधारियों का मुख्य कैरेक्टर क्या है, ऐसा कह रहा मल्टीप्लिकेशन है कि वो गुणन करते हैं, एक से अधिक चल बनते हैं। कह रहा मूवमेंट करते हैं, उनमें गति होती है, गति पाई जाती है। कह रहा ग्रोथ, इनमें वृद्धि भी होती है, होते तो सब हैं। कह रहा प्रोटोप्लाज्म अर्थात जीव द्रव्य, तो मैं आपको बता दूं गाइस, होते तो सभी आपके अनुसार है, लेकिन सबसे ज्यादा कौन है, बेहतरीन इसका उत्तर प्रोटोप्लाज्म। क्योंकि कहा है, मैंने बताया कि हक्सले ने जीव द्रव्य को जीवन का भौतिक आधार बताया था गाइस, जीव द्रव्य को जीवन का भौतिक आधार बताया था हक्सले ने। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया गाइस,
प्रोटोप्लाज्म। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, इसको देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग सेल्स इन प्लांट शो टॉटिपोटेंसी, कह रहा है पादप की कौन सी कोशिका टॉटिपोटेंसी प्रदर्शित करती है, टॉटिपोटेंसी शो करती है। पादप की कौन सी कोशिका, यानी पादप में किस भाग की कोशिका टॉटिपोटेंसी प्रदर्शित करती है। अब आप सोचेंगे टॉटिपोटेंसी क्या है, तो टॉटिपोटेंसी क्या है, यानी एक कोशिका से संपूर्ण पौधे यानी संपूर्ण जीवधारी का विकास कर देने की क्षमता क्या कहलाती है, टॉटिपोटेंसी कहलाती है। ठीक है, और एक कोशिका से संपूर्ण जो है ऑर्गेनिज्म का डेवलपमेंट कर देना, यही क्षमता, उस कोशिका की क्षमता क्या कहलाती है, टॉटिपोटेंसी। कह रहा है इसमें कौन सी है जो संपूर्ण पौधे की को डेवलप, यानी संपूर्ण पौधे क्या जीवधारी को डेवलप कर सकता है। कह रहा है जाइलम वेसल्स, नहीं, पौधे की बात कर रहा है, पौधे में भाई सभी पौधे में पाए जाते हैं। कह रहा है सीव ट्यूब, नहीं। कह रहा है मेरिस्टेम और कार्क सेल, तो इसका सही जवाब है मेरिस्टेम, इसका राइट आंसर है मेरिस्टेम। ठीक है, विभज्य तक, क्योंकि यहाँ की कोशिकाएं बहुत तेजी से ग्रो करती हैं, उसको निकाल करके हम कल्चर मीडियम रख देते हैं तो कैलस का निर्माण होता है। पहले इतनी तेजी से वो ग्रो करती हैं कि टिश्यू बनता है, टिश्यू से कैलस बनता है, कैलस से फिर डिवाइडेशन होकर के नया प्लांट बना देता है। ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर हम 5 की तरफ बढ़ते हैं कि आखिर क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, इसको भी देख लेते हैं। कह रहा है विच वन इज एग्जाम्पल ऑफ होम्योस्टैसिस, होम्योस्टैसिस का एक उदाहरण कौन है इनमें से। कह रहा है कि ऑस्मोरेगुलेशन इन एक्वेटिक एनिमल, यानी जलीय जंतुओं में ऑस्मोरेगुलेशन का होना। कह रहा है इंक्रीज्ड हार्ट बीट एट रनिंग, यानी दौड़ते समय जो है हार्ट बीट का बढ़ जाना। कह रहा है स्वीटिंग ड्यूरिंग एक्सरसाइज एंड रेगुलेशन ऑफ टेम्परेचर, कह रहा है कि हम जब एक्सरसाइज करते हैं, एक्सरसाइज के कारण यानी पसीने का निकलना और टेम्परेचर ताप का रेगुलेशन, तो बिल्कुल ये तीनों हैं गाइस। होम्योस्टेसिस क्या है कि यानी हम किसके अनुकूल, वातावरण के अनुकूल अपने आप को क्या करें, ढाल लें। तो ये तीनों ढालने के लिए उपयुक्त तो होते हैं, तीनों का यूज होता है। ठीक है, अपने आप हो जाते हैं। बॉडी टेम्परेचर, बिल्कुल ताप को नियंत्रित करने के लिए ये सभी प्रक्रियाएं होती हैं, सभी प्रक्रियाएं होती हैं गाइस। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव, इसका सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, इसको भी देखते हैं। कह रहा होम्योस्टैसिस रिफर्स टू, होम्योस्टैसिस का तात्पर्य क्या है। कह रहा है पॉजिटिव एंड निगेटिव फीडबैक, पॉजिटिव फीडबैक, निगेटिव फीडबैक, देयर इज नो फीडबैक। तो इसका सही जवाब क्या है, होम्योस्टैसिस का तात्पर्य क्या है गाइस, ए नंबर, पॉजिटिव एंड निगेटिव फीडबैक, इसका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं गाइस कि अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, उसको भी देखते हैं। द रिसेंट ब्रांच ऑफ टैक्सोनॉमीज, यानी अभी तुरंत का, रिसेंट का समझ रहे हैं, तुरंत की जो टैक्सोनॉमी की जो शाखा है अभी लेटेस्ट बिल्कुल, वो कौन सी है। कह रहा है कैरियोटैक्सोनॉमी, जो कि बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर अथवा नंबर एंड बाइंडिंग ऑफ क्रोमोसोम्स। दूसरा कह रहा है साइटोटैक्सोनॉमी, तीसरा कह रहा है इवोल्यूशन ऑफ स्पीसीज, चौथा कह रहा है फाइलोजेनी। तो इसका सही जवाब क्या है, इसका सही जवाब है कैरियोटैक्सोनॉमी। यही रिसेंट ब्रांच है, बिल्कुल रिसेंट ब्रांच है ये किसकी, टैक्सोनॉमी की। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, उसको भी देखते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है चूज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ टैक्सोनॉमिक कैटेगराइज इन लीनियर हायरार्ची। ठीक है, लीनियर हायरार्ची के अनुसार कह रहा है बिल्कुल ये करेक्ट सीक्वेंस में इसको कौन सही है, ये पूरा जितने भी हैं इनमें से कौन एकदम बिल्कुल सही अनुक्रम में व्यवस्थित है, बिल्कुल कौन व्यवस्थित है सही सीक्वेंस में गाइस। तो इसको देख लीजिए कौन व्यवस्थित है, फटाफट बताइए। पहले में दे रखा है फाइलम, क्लास, फैमिली, ट्राइब, ऑर्डर, जीनस, स्पीसीज। देखिए मैं आपको बता दूं, अभी मैंने बताया था कि एक किंग थे, किंगडम, फाइलम, फिर क्लास, ऑर्डर, फैमिली और जीनस और स्पीसीज। तो इनमें से देखिए कौन है, फाइलम तो सही है, फिर क्या है, क्लास सही है, फिर ऑर्डर नहीं है, फैमिली आ गया, ये गड़बड़ हो गया। दूसरा कह रहा है डिवीजन, जी पहले डिवीजन ही आ जाता है, डिवीजन के बाद क्लास, फिर ऑर्डर, क्लास के बाद ऑर्डर, डिवीजन, क्लास, ऑर्डर, फिर फैमिली, जी बिल्कुल फैमिली। और ट्राइब मैंने बात नहीं किया था, तो फैमिली के बाद ट्राइब आता है, फिर जीनस, फिर स्पीसीज।
ठीक है। अब ये तो ऑर्डर से स्टार्ट हो रहा है, नहीं। ये फाइलम के बाद क्लास आ गया, ये ट्राइब आ गया, ये भी नहीं। तो इसका सही जवाब क्या है? 2 नंबर इसका सही जवाब है गाइस, ठीक है। 2 नंबर इसका राइट आंसर है, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि आखिर हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, उसको देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, इसको भी देख लीजिए। कह रहा है टैक्सॉन इज, टैक्सॉन क्या है? टैक्सॉन क्या है? कह रहा है शॉर्ट टर्म, एक शॉर्ट टर्म है टैक्सोनॉमी के लिए। कह रहा है ग्रुप ऑफ स्पीसीज, एक स्पीसीज का एक समूह है। कह रहा है क्लासिफिकेटरी अर्थात टैक्सोनॉमी की यूनिट ऑफ एनी रैंक। जी बिल्कुल, यही इसका सही है, किसी भी रैंक का एक जो है बिल्कुल यूनिट होती है। तो इसका सही जवाब क्या है? 3 नंबर इसका राइट आंसर है, ठीक है। आगे देखने की बात ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, इसको भी देखते हैं। कह रहा है बायोनोमियल एपिथेट इन बायोनोमियल नोमेनक्लेचर इज। कह रहा है बायोनोमियल द्विनामकरण पद्धति के अनुसार द्विनाम पद्धति की एक जो विशेषता है वो क्या है, मतलब उसके साथ में जो श्रेय दिया जाता है उसके साथ साथ कौन सा इसका ऑप्शन सही है। कह रहा है जीनस प्लस स्पीसीज होता है, ये तो होता ही है, लेकिन उसके साथ साथ किसी को उसका नाम का श्रेय भी दिया जाता है। कह रहा है जीन, दूसरे में जीनस, और तीसरा कह रहा है जीनस स्पीसीज प्लस ऑथर नेम। कह रहा है जीनस स्पीसीज प्लस फैमिली, ये नहीं सही है, ये भी नहीं सही है, और ये भी नहीं सही है। सही है 3 नंबर जीनस स्पीसीज प्लस ऑथर नेम। मैं बताता हूं, जैसे कभी कभी मैंगीफेरा इंडिका ऐसा लिखा है, ठीक है, तो आपने देखा होगा यहां ऐसा भी लिखा रहता है लिन ऐसा, या दूसरा कुछ नाम लिखा रहता है ऐसा। तो इसका मतलब लिन का मतलब लीनियस, लीनियस ने इसकी स्पीसीज के बारे में वर्णन किया है, लीनियस को इसका श्रेय जाता है। तो यही यहाँ ऑथर नेम प्रदर्शित होता है, ऑथर नेम, ठीक है, ऑथर नेम भी प्रदर्शित होता है। इसका सही जवाब क्या है? 3 नंबर इसका राइट आंसर है। अगला 11 नंबर की तरफ बढ़ते हैं कि 11 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको देखिए और फटाफट बताइए। 11 नंबर का क्वेश्चन, ठीक है, क्या कह रहा है 11 नंबर में? कह रहा है यहाँ पर द फाउंडर ऑफ टैक्सोनॉमी इज अरिस्टोटल, यानी यहाँ टैक्सोनॉमी के जो फाउंडर हैं वो कौन है? अरिस्टोटल हैं। द फादर ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमी हु रोट स्पीसीज प्लांटेरम, स्पीसीज प्लांटेरम। ये देखिए मॉडर्न टैक्सोनॉमी के जो पिता हैं, कह रहा है उन्होंने स्पीसीज प्लांटेरम लिखा। तो कौन है मॉडर्न टैक्सोनॉमी के? एंड प्रोवाइडेड, और क्या प्रदान किया? अ बेसिस फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स, ठीक है, पौधों के लिए वर्गीकरण भी प्रदान किया उसी के आधार पर। तो कौन है, किन्होंने वर्गीकरण का, किसे वर्गीकरण का पिता कहा जाता है भाई? मॉडर्न के समय में स्पीसीज प्लांटेरम भी नाम जिनकी बुक है। कह रहा है डी कैंडोले इन्होंने टर्म दिया था, इसी बेस पर है। बॉहिन नहीं, टर्नर नहीं, लीनियस इसका सही जवाब है। क्या जवाब है इसका सही है गाइस? लीनियस इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। कह रहा है द यूएस नेशनल हर्बेरियम इज सिचुएटेड इन। कह रहा है यूएस नेशनल हर्बेरियम कहाँ स्थित है? कह रहा है लॉस एंजल्स में, हॉलीवुड में, कैलिफोर्निया, वाशिंगटन। तो ये इसका सही जवाब क्या है गाइस? इसका सही जवाब है वाशिंगटन में है। कहाँ है? वाशिंगटन में। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है? कह रहा है क्यू इंग्लैंड इज वेल नोन फॉर लार्जेस्ट ऑफ वर्ल्ड, यानी जो इंग्लैंड में क्यू है वो किसके लिए फेमस है? अब आप सोचेंगे भाई यहाँ कह रहा है प्लांट हर्बेरियम, बोटेनिकल लेबोरेटरी, बोटेनिकल पार्क, तो अब आप कंफ्यूजन आ रहा है बोटेनिकल गार्डन और प्लांट हर्बेरियम में, इनमें कंफ्यूजन। तो मैं आपको बता दूं जो बोटेनिकल गार्डन इसी से प्लांट हर्बेरियम कलेक्ट किया जाता है। ये क्वेश्चन आ चुका है गाइस, ये पूछा गया है, इसका उत्तर यही है। क्या? प्लांट हर्बेरियम इसका उत्तर भी मान लिया गया। तो प्लांट हर्बेरियम है लार्जेस्ट, जो क्यू इंग्लैंड में है वो प्लांट हर्बेरियम के लिए जाना जाता है, लार्जेस्ट प्लांट हर्बेरियम है, ठीक है। वैसे बोटेनिकल गार्डन अभी पीछे भी आपने पढ़ा, ठीक है, लेकिन यहाँ पर राइट आंसर क्या? प्लांट हर्बेरियम यहीं से कलेक्ट किया जाता है। अगला 14 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है लार्जेस्ट हर्बेरिया ऑफ द एशिया, यानी एशिया का सबसे बड़ा हर्बेरिया कौन है? एशिया का पूछ लिया गाइस, एशिया का सबसे बड़ा हर्बेरिया कहाँ है? कह रहा है क्यू में है कि चेन्नई में है कि कह रहा है शिवपुर में है कि ट्रॉम्बे में है? कहाँ है? तो गाइस इसका राइट क्यू कह रहा है नहीं, चेन्नई नहीं, ट्रॉम्बे नहीं, शिवपुर इसका सही जवाब है। और ये कहाँ है? शिवपुर हावड़ा का, हावड़ा, हावड़ा ये कहाँ? वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल अर्थात कहाँ? कोलकाता में,
काता में। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या हो गया? 2 नंबर इसका सही जवाब हो गया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर हम 15 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है? कह रहा नेशनल बॉटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट NBRI, भी मैंने बताया था, अभी इसके पहले बताया था। नेशनल बॉटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट NBRI कहाँ स्थित है? कह रहा है कि कोलकाता, लखनऊ, मुंबई, चेन्नई। तो NBRI कहाँ है? ये है लखनऊ में, अर्थात लखनऊ में है। ठीक है, नेशनल बॉटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है? कह रहा है द लेवल ऑफ हर्बेरियम सीट डज नॉट कैरी इंफॉर्मेशन ऑन। कह रहा है कि यहाँ जो हर्बेरियम की सीट का जो उस पर लेबल लगा होता है उसमें कौन सी इंफॉर्मेशन चारों में से नहीं होती? उस लेबल में इन चारों में से कौन सा नहीं होता है जो हर्बेरियम की सीट पर लेबल लगा होता है? कह रहा है डेट ऑफ कलेक्शन, जिस दिन कलेक्शन किया जाता है हर्बेरियम का वो डेट लिख दी जाती है। नेम ऑफ कलेक्टर, जो कलेक्ट करता है उसका भी नाम उसमें लिखा होता है। अगर हर्बेरियम आप बनाए होंगे तो जान रहे होंगे। लोकल नेम भी, हाँ वो लोकल नेम भी उसका लिखा रहता है हर्बेरियम पौधे का। हाइट ऑफ द प्लांट ये नहीं लिखा होता है, हाइट ऑफ प्लांट नहीं लिखा होता, अर्थात इसका सही जवाब क्या है? 4 नंबर इसका राइट आंसर है गाइस। ठीक है, 4 नंबर इसका राइट आंसर है। तो गाइस चलिए मैं आपको बता दूं बिल्कुल कि इसी तरीके से हमारी जो क्लास है, इसी तरीके से जो हमारी क्लास है हर दिन होने वाली है। लेकिन आज की क्लास कैसी लगी आप लोग एक जोरदार कमेंट के साथ जरूर बताइएगा। तो चलिए गाइस आज के हमारे इस लेक्चर में बस यहीं तक रखते हैं और फिर मिलेंगे नए लेक्चर के साथ। ओके, थैंक यू, जय हिंद।